इंडिया और मॉरिशस ने हाल ही में एक ऐसा समझौता किया है जो दोनों देशों के बीच ट्रेड को एक नए स्तर पर ले जाएगा। अब लेन देन सीधे भारतीय रुपया INR और मॉरिशस रुपया MUR में होगा, बिना US डॉलर के बीच में आए। ये स्टेप न सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने और सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने की दिशा में है, बल्कि इंडियन ओशन रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी मजबूत करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं UPSC सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखें सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल UPSC इनसाइट्स के साथ। आज हम गहराई से जानेंगे भारत और मॉरिशस के इस नए समझौते के बारे में। ये सिर्फ करेंसीज की बात नहीं, इसमें जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी और भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमिक पिक्चर छिपी है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझौता हुआ कहाँ और किन के बीच? जी, ये समझौता हाल ही में वाराणसी में हुआ। भारत के प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर नवीन राम गुलाम, इनके बीच एक अहम मीटिंग हुई थी। उसी का नतीजा है ये। अच्छा, वाराणसी में। और इस बातचीत के मेन पॉइंट्स क्या थे? किन एरियाज पर फोकस रहा? देखिए, फोकस मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर था। पहला, इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब आर्थिक सहयोग। दूसरा, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन यानी वित्तीय जुड़ाव। तीसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी समुद्री सुरक्षा। और चौथा, डेवलपमेंट असिस्टेंस मतलब विकास में सहायता। इन्हीं चर्चाओं के दौरान कई इंपॉर्टेंट घोषणाएं भी हुईं, और उसमें से एक है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। आप शायद वो लोकल करेंसी में ट्रेड वाली घोषणा की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यही है कि भारत और मॉरिशस अब कोशिश करेंगे कि उनके बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार, वो ज्यादा से ज्यादा उनकी अपनी लोकल करेंसीज में हो, यानी इंडियन रुपी और मॉरिशन रुपी में। इसका सीधा मतलब है US डॉलर पर जो निर्भरता है उसे कम करने का प्रयास। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? मेरा मतलब है, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे फैसिलिटेट करेंगी? हाँ, ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसे आसान बनाने का काम दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स करेंगे। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और उधर बैंक ऑफ मॉरिशस। अच्छा, सेंट्रल बैंक। जी हाँ, ये दोनों मिलकर इसके जो टेक्निकल और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, यानी तकनीकी और परिचालन की बारीकियां, उन पर काम कर रहे हैं। टेक्निकल डिटेल्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में। इसमें क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं? हाँ, इसमें कई पहलू हैं जिन पर काम करना होता है, जैसे नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट्स कैसे काम करेंगे। ये वो स्पेशल बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनके जरिए इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स लोकल करेंसी में किए जाते हैं। ओके। मैकेनिज्म क्या होगा, मतलब पैसा एक देश से दूसरे देश बिना डॉलर के स्मूथली कैसे पहुंचेगा, ये सब देखना होगा। फिर एक बहुत अहम सवाल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का, मतलब क्या जरूरत पड़ने पर ट्रेड निपटाने के लिए पर्याप्त लोकल करेंसी अवेलेबल होगी। मान लीजिए ट्रेड बैलेंस एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है। हाँ, ये तो हो सकता है। और हाँ, एक्सचेंज रेट रिस्क, INR और MUR के बीच जो एक्सचेंज रेट है उसमें उतार चढ़ाव का रिस्क तो रहेगा ही। उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, इन सब पर दोनों सेंट्रल बैंक्स मिलकर काम कर रहे हैं। आपने नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट्स का जिक्र किया, क्या आप इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं? ये काम कैसे करते हैं असल में? जरूर। देखिए, मान लीजिए मॉरिशस भारत को समझिए चाय एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। तो जो भारतीय इंपोर्टर है वो पेमेंट करेगा इंडियन रुपी में, भारत के ही किसी कमर्शियल बैंक में। ये बैंक उस पैसे को मॉरिशस के बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में जमा कर देगा, जो उस मॉरिशस बैंक ने भारत में खोला हुआ है। नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा खाता आपके पास। अच्छा, हमारा खाता आपके पास, समझ गई। जी। अब इसका उल्टा सोचिए, जब मॉरिशस को भारत से कुछ इंपोर्ट करना है, मान लीजिए दवाइयां, तो मॉरिशस के इंपोर्टर को US डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो भारत में मौजूद अपने बैंक के उसी नॉस्ट्रो अकाउंट में जो इंडियन रुपीस जमा है, उसी का इस्तेमाल करके भारतीय एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। अरे वाह, तो मतलब डॉलर बीच में आया ही नहीं। बिल्कुल, इस तरह ट्रांजैक्शन बिना डॉलर के पूरा हो जाता है। इससे प्रोसेस सिंप्लीफाइड होता है और सस्ता भी। समझ गई। तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या-क्या हुए, मतलब आर्थिक लाभ? सबसे पहला और सबसे साफ बेनिफिट तो यही है कि US डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी। बाहरी शॉक्स का असर कुछ हद तक कम हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसके अलावा? दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट घटेगा। जब भी ट्रेड डॉलर में होता है तो करेंसी को कन्वर्ट करने में, खरीदने बेचने में एक कॉस्ट आता है, वो बचेगा। हाँ, ये कन्वर्जन फी छोटी ही सही पर मायने रखती है, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। बिल्कुल।
तीसरा, सेटलमेंट प्रोसेस तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि अब पैसा किसी तीसरे देश जैसे यूएसए के बैंकिंग सिस्टम से होकर नहीं गुजरेगा। अच्छा, मतलब डायरेक्ट सेटलमेंट। हाँ, डायरेक्ट सेटलमेंट होगा दोनों देशों के बीच, तो समय बचेगा। और चौथा फायदा? चौथा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम होंगे। ये बात स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या एसएमईज और छोटे ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्हें अक्सर फॉरेन करेंसी में डील करना और उससे जुड़े कॉस्ट्स मैनेज करना मुश्किल लगता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर इससे दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा, वित्तीय प्रणालियां और नजदीक आएंगे। इकोनॉमिक फायदों के अलावा क्या इसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, मतलब रणनीतिक महत्व? यहाँ बात शायद और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, निश्चित रूप से इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस शायद इकोनॉमिक बेनिफिट से भी ज्यादा है। ये कदम इंडियन ओशन रीजन में भारत के रोल और इन्फ्लुएंस को मजबूत करता है। देखिए, मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर इनिशिएटिव से कैसे जुड़ता है? देखिए, ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को रीइंफोर्स करता है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्रायोरिटी देता है, और साथ ही भारत की सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके लिए मॉरिशस का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सागर का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मॉरिशस को तो हिस्टोरिकली हिंद महासागर का सितारा और कुंजी यानी कि स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता रहा है। लेकिन स्वेज कैनाल खुलने के बाद सुना था कि इसका महत्व कुछ कम हो गया था। हाँ, कुछ हद तक हुआ था, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर के दौरान इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ गई। और आज भी इंडियन ओशन में जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके दौर में मॉरिशस की अहमियत बनी हुई है। क्या ये कदम इंडियन ओशन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में भी भारत की मदद करेगा? चीन जिस तरह अपना इकोनॉमिक और मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, जैसे जिबूती में बेस है या अलग अलग देशों में पोर्ट इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, इसे उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, चीन हिंद महासागर में अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ऐसे में भारत का मॉरिशस जैसे की पार्टनर्स के साथ संबंध मजबूत करना और उसमें लोकल करेंसी ट्रेड जैसा कदम शामिल करना, ये निश्चित रूप से भारत के स्ट्रेटेजिक स्पेस को बनाए रखने में और रीजन में एक बैलेंस बनाए रखने में मददगार हो सकता है। और भारत मॉरिशस की EEZ निगरानी में भी मदद कर रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। भारत मॉरिशस को उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी में भी मदद कर रहा है, जैसे सर्वेलेंस सिस्टम्स देना, हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करना। ये आपसी सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक अहम हिस्सा है। इसी स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में एक और मुद्दा अक्सर चर्चा में रहता है, वो चागोस आर्चिपेलागो वाला। इसका इस समझौते से क्या कनेक्शन है? हाँ, चागोस आर्चिपेलागो का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर डियागो गार्जिया का यूएस मिलिट्री बेस जो वहीं स्थित है। मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच इस द्वीप समूह की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता को लेकर एक लंबा विवाद चल रहा है। यूके ने 1968 में मॉरिशस की स्वतंत्रता से ठीक पहले इसे मॉरिशस से अलग कर दिया था और डिएगो गार्सिया को यूएसए को मिलिट्री बेस के लिए लीज पर दे दिया। और इस विवाद पर भारत का क्या स्टैंड रहा है? भारत ने लगातार मॉरिशस के सॉवरेनिटी के दावे का समर्थन किया है। ये 2019 के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एडवाइजरी ओपिनियन के अनुरूप भी है, जिसमें कहा गया था कि यूके को चागोस आर्किपेलागो पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, तो भारत इस मुद्दे पर मॉरिशस के साथ खड़ा है और हाल ही में यूके और मॉरिशस के बीच सॉवरेनिटी पर बातचीत आगे बढ़ी है, जिसमें डिएगो गार्सिया पर यूएस बेस जारी रखने की बात है। ऐसा माना जाता है कि भारत ने इस प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन को फैसिलिटेट करने में एक भूमिका निभाई, जो मॉरिशस के दावे और क्षेत्रीय सुरक्षा हितों दोनों को ध्यान में रखता है। तो चागोस मुद्दे पर भारत के समर्थन के अलावा इस हालिया मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के लिए क्या कोई और अहम घोषणाएं भी हुई? मतलब सिर्फ करेंसी और स्ट्रैटेजी की बात हुई या और भी कुछ? हाँ, बिल्कुल, और भी बहुत कुछ हुआ। भारत ने मॉरिशस के लिए $690 मिलियन का एक स्पेशल इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेज भी अनाउंस किया है। ये एक काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। $690 मिलियन काफी बड़ा पैकेज है। ये फंड कहाँ इस्तेमाल होगा? जी, ये फंड मॉरिशस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेगा, जैसे पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, इनको बेहतर बनाने में, हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने में, मैरिटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज बढ़ाने में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने में और एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल होगा। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। हाँ, ये दिखाता है कि भारत मॉरिशस के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक पार्टनर बनना चाहता है।
और क्या कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट्स मतलब MOUs वगैरह भी साइन हुए? जी हाँ, कुल 7 MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनको हम मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे? पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट शामिल हैं। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप और स्कॉलरशिप्स, और हेल्थ सेक्टर में सहयोग जैसे हॉस्पिटल्स का विकास शामिल है। अच्छा। तीसरा, मैरिटाइम डोमेन, जिसमें हाइड्रोग्राफी यानी समुद्री क्षेत्र की मैपिंग और मैरिटाइम सिक्योरिटी जैसे हेलीकॉप्टर्स और कोस्टल मॉनिटरिंग सिस्टम्स देना शामिल है। और चौथा, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी, जिसमें स्पेस रिसर्च कॉर्पोरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट लग रहा है। पोर्ट लुई का रीडेवलपमेंट, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए एसेट्स, ये सब तो काफी स्ट्रेटेजिक महत्व के लगते हैं। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि भारत का मॉरिशस के साथ रिश्ता सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि कॉन्क्रीट एक्शंस पर आधारित है, जो मॉरिशस की जरूरतों और भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दोनों को एड्रेस करते हैं। अब अगर हम थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखें, थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें, तो क्या ये लोकल करेंसी ट्रेड का ट्रेंड सिर्फ इंडिया मॉरिशस तक की सीमित है, या ये एक बड़ा ग्लोबल पैटर्न है? नहीं, ये सिर्फ भारत मॉरिशस तक सीमित नहीं है। ये वास्तव में एक बड़ा ग्लोबल ट्रेंड है, जिसे हम डी-डॉलराइजेशन की दिशा में एक कदम मान सकते हैं। हालांकि ये अभी शुरुआती स्टेज में है। डी-डॉलराइजेशन? जी, दुनिया भर में देश कोशिश कर रहे हैं कि वे आपसी व्यापार के लिए US डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करें। इस ट्रेंड के पीछे क्या कारण है? मतलब देश ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। दूसरा, US और उसके सहयोगियों द्वारा इकोनॉमिक सैंक्शंस का बार-बार इस्तेमाल। इससे दूसरे देश थोड़े चिंतित हैं। सैंक्शंस का डर। हाँ। तीसरा, US फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी के कारण कैपिटल फ्लोज और एक्सचेंज रेट्स में होने वाले बड़े उतार चढ़ाव का डर, जो दूसरी इकोनॉमीज को प्रभावित करता है। संक्षेप में कहें तो देश US सैंक्शंस और US इकोनॉमिक पॉलिसीज के ग्लोबल स्पिल ओवर इफेक्ट से खुद को डी-रिस्क करना चाहते हैं। अच्छा, और भारत इस दिशा में और किन देशों के साथ काम कर रहा है? भारत इस दिशा में काफी एक्टिव है। रशिया के साथ ट्रेड का बड़ा हिस्सा अब लोकल या ऑल्टरनेट करेंसीज जैसे रुपी, रूबल, दिरहम में सेटल करने की कोशिश हो रही है। हालांकि उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए। हाँ, सुना था। UAE और मालदीव्स के साथ अग्रीमेंट्स हो चुके हैं। श्रीलंका ने INR को अपनी डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी लिस्ट में शामिल किया है। नेपाल और भूटान के साथ तो काफी ट्रेड पहले से INR में होता ही है। राइट। इसके अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, नाइजीरिया और लैटिन अमेरिका व अफ्रीका के कई देशों जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टैंजानिया, इनके साथ भी भारत लोकल करेंसी सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा है। यानी भारत काफी देशों के साथ इस पर काम कर रहा है। क्या दूसरे बड़े देश भी ऐसा कर रहे हैं, चीन जैसे? हाँ, बिल्कुल। चीन इस क्षेत्र में काफी आगे है। उसका सेंट्रल बैंक PBOC कई देशों के साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स कर चुका है, और चीन अपने आधे से ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस अब अपनी करेंसी रेनमिनबी RMB में सेटल कर रहा है। अच्छा, आधे से ज्यादा? जी हाँ, बल्कि अब तो RMB का इस्तेमाल थर्ड पार्टी पेमेंट्स में भी होने लगा है, जैसे भारत द्वारा रशिया को ऑयल पेमेंट या अर्जेंटीना द्वारा IMF डेट पेमेंट के लिए भी RMB यूज हुआ है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसी तरह आसियान देश भी एक लोकल करेंसी ट्रांजैक्शंस LCT फ्रेमवर्क बना रहे हैं। कुछ आसियान देशों ने तो QR कोड बेस्ड लोकल करेंसी पेमेंट सिस्टम भी शुरू कर दिया है। ब्रिक्स देश भी आपस में लोकल करेंसीज के इस्तेमाल को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं और ब्रिक्स पे जैसे इनिशिएटिव्स पर काम कर रहे हैं। तो हाँ, ये ट्रेंड काफी वाइड स्प्रेड है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या इस लोकल करेंसी सिस्टम में कोई चुनौतियां या लिमिटेशंस नहीं है? मतलब सब कुछ आसान तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां तो हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क। हाँ, मतलब रेट का ऊपर नीचे होना। एग्जैक्टली। INR और MNR जैसी करेंसीज के एक्सचेंज रेट में अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई, ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ, तो ट्रेडर्स को नुकसान हो सकता है। डॉलर की तुलना में ये करेंसीज कम स्टेबल मानी जाती हैं। सही है। और दूसरी चुनौती? दूसरी है लिक्विडिटी शॉर्टेज का रिस्क। जैसा मैंने पहले कहा, क्या ट्रेड सेटलमेंट के लिए जरूरत के समय पर्याप्त मात्रा में लोकल करेंसी अवेलेबल होगी?
खासकर अगर ट्रेड बैलेंस यानी आयात निर्यात का संतुलन किसी एक देश के पक्ष में बहुत ज्यादा हो जाए। मतलब एक देश के पास दूसरे की करेंसी बहुत ज्यादा जमा हो जाए। बिल्कुल। कंप्लायंस भी एक मुद्दा हो सकता है। कंप्लायंस मतलब नियम कानून। तीसरा, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकते हैं। हर देश के अपने नियम होते हैं और मल्टीपल करेंसीज में डील करने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। चौथा, और शायद सबसे बड़ा चैलेंज है स्केल लिमिटेशन या उपयोगिता की सीमा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मान लीजिए भारत के पास ट्रेड सरप्लस के कारण बहुत सारा मॉरिशन रुपी जमा हो जाता है। अब भारत उस MUR का इस्तेमाल मॉरिशस से इंपोर्ट करने के अलावा कहीं और आसानी से नहीं कर सकता, है ना? हाँ, बात तो सही है। जबकि डॉलर क्या है, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, उसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है फ्रेगमेंटेशन का। IMF जैसे संस्थान चेतावनी देते हैं कि ग्लोबल पेमेंट लैंडस्केप का इस तरह अलग अलग बायलैटरल या रीजनल सिस्टम्स में बढ़ जाना ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कम कर सकता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नए रिस्क पैदा कर सकता है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए आगे का इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप क्या है? मतलब भारत और मॉरिशस इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या प्लान है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो RBI और बैंक ऑफ मॉरिशस मिलकर सेटलमेंट मैकेनिज्म को फाइनलाइज करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स जैसे भारत जो ये $690 मिलियन का पैकेज दे रहा है, उसकी डिसबर्समेंट या खर्च लोकल करेंसी में करने की कोशिश की जा सकती है। एक तरह का टेस्ट केस हो जाएगा। अच्छा आइडिया है। मीडियम टर्म में और ज्यादा सेक्टर्स को लोकल करेंसी इनवॉइसिंग और ट्रेड सेटलमेंट के दायरे में लाने की कोशिश होगी। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सिस्टम मैच्योर होगा। और लॉन्ग टर्म विजन ये है कि भारत और मॉरिशस के बीच ज्यादा से ज्यादा शायद 90% तक बायलैटरल ट्रेड लोकल करेंसीज में ही सेटल हो। ये एक एम्बिशियस गोल है, पर दिशा यही है। तो आखिर में इस इंडिया मॉरिशस डील का क्या मतलब निकाले हम? इसका सिग्निफिकेंस क्या है ग्लोबल स्केल पर? लेकिन इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये डॉलर पर निर्भरता कम करने की भारत की जो वाइडर स्ट्रैटेजी है, उसका एक हिस्सा है। इससे इंडियन ओशन में भारत का इन्फ्लुएंस और रीच बढ़ता है। और ये भी दिखाता है कि मॉरिशस अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए भारत जैसे रिलायबल पार्टनर्स के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ पुराने जातीय संबंधों मतलब एथनिक टाइज पर ही आधारित नहीं है, बल्कि ये म्यूचुअल ट्रस्ट, शेयर्ड वैल्यूज और म्यूचुअल बेनिफिट पर टिकी है, जो इसे और भी मजबूत बनाती है। और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो शायद इसे दूसरे देशों के साथ रेप्लिकेट करने का मतलब दोहराने का एक मॉडल भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मैकेनिज्म स्मूथली काम करता है तो ये दूसरे देशों के साथ भी इसी तरह के समझौते करने के लिए एक टेम्पलेट बन सकता है। ये डी-डॉलराइजेशन के लार्जर ग्लोबल ट्रेंड को सपोर्ट करता है। हाँ। मतलब ही ये अभी US डॉलर के डोमिनेंस के लिए कोई इमीडिएट बड़ा खतरा ना हो, लेकिन ये छोटे छोटे कदम मिलकर भविष्य में एक मल्टीपोलर और अधिक बैलेंस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की नींव रख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपको लगता है कि ऐसे समझौते भविष्य में डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को सचमुच कम कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग UPSC Civil 360, the only UPSC channel you can just listen to। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।